यहाँ कई सालों से जंग चल रही है। हर दिन नए ग्रुप्स बनते हैं और टूटते हैं। कभी आर्मी के साथ डील, कभी रिबेल्स के साथ डील। हर जगह रोड ब्लॉक्स और मिनरल्स का इलीगल बिजनेस। यह है दुनिया के सबसे ज्यादा गोल्ड और डायमंड एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री की कहानी। यहाँ बात हो रही है कॉन्गो की। Volatile situation in the Democratic Republic of Congo. फरवरी 2025 में कॉन्गो के प्रेसिडेंट ने वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप को एक लेटर लिखा कि वो अपने मुल्क के मिनरल्स, गोल्ड, डायमंड्स, कोबाल्ट को मिलिट्री मदद के बदले ऑफर कर रहा है। बेसिकली कॉन्गो के इस हिस्से में बहुत से रिबेल्स रहते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है और इन्हीं से लड़ने के लिए अमेरिकन सोल्जर्स की जरूरत है। ये डील ट्रंप को बहुत पसंद आई और अमेरिका में इसे पाथ फॉरवर्ड का नाम दिया जा रहा है। कॉन्गो मिनरल्स के लिहाज से पूरी दुनिया में अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन 150 साल से जंग का शिकार है, जहां हर मुल्क कॉन्गो की सरजमीन को लूटने चला आता है। कॉन्गो की जंग की जड़ें कई सौ साल पुरानी है। ये कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब दुनिया के ताकतवर यूरोप लीडर्स अफ्रीका के मैप को डिवाइड कर रहे थे। बेसिकली कॉन्गो आजादी से पहले बेल्जियम एम्पायर का हिस्सा था। कॉन्गो भी उन्हीं स्टेट्स में से एक था, लेकिन बेल्जियम किंग ने इसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। कॉन्गो कभी अपनी आवाम के लिए बना ही नहीं था। इसका सिस्टम पहले दिन से सिर्फ एक काम के लिए था कि यहाँ के लोगों और सरजमीन से सब कुछ निकाला जाए। सबसे पहले रबड़ का खून चूसा गया, फिर यहाँ की माइन से कॉपर, कोबाल्ट, डायमंड्स, टंगस्टन, टैंटलम, यूरेनियम सब कुछ निकाला गया। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो यूरेनियम गिरा वो भी कॉन्गो से लिया गया। बेल्जियम की दौलत का बड़ा हिस्सा कॉन्गो की माइन से आया था। बेल्जियम ने कॉन्गो को एक मुल्क नहीं बनाया था, उन्होंने एक पाइपलाइन बनाई थी जो अफ्रीका के दिल से यूरोप तक रिसोर्सेज पंप करती थी। रोड्स और रेलवे सिर्फ एक डायरेक्शन में बनाए गए थे, माइन से पोर्ट्स तक। बजाय इसके रोड्स और रेलवेज के जरिए सिटीज को कनेक्ट किया जाए, सिर्फ वो रास्ते बनाए गए जहां से माल निकालकर इजीली बेल्जियम लेके जाया जा सके। और इसी लूटमार के दरमियान बेल्जियम के राजा ने कॉन्गो के ट्राइब्स और एथनिक ग्रुप्स को बनाया। उनमें तफरीक डाल दी गई ताकि एक दूसरे के खिलाफ लड़े और बेल्जियम उन सब पे हुकूमत कर सके। बेसिकली अंग्रेजों का वही डिवाइड एंड कंकर वाला पुराना हरबा। यही वो जहर था जो कॉन्गो के फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स और डिवीजन्स का बीज बन गया। फास्ट फॉरवर्ड करें, आज के ज़माने में कॉन्गो एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन आज़ादी के बावजूद ये मुल्क कॉन्फ्लिक्ट से घिरा हुआ है, खासकर 90s के डेकेड में। और इस कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लेक्स बनाया उसके हमसाए रवांडा ने। 1990s में रवांडा में एक सिविल वॉर और जेनोसाइड हुआ, जिसमें लाखों लोग बेघर होकर कॉन्गो आ गए। ये रेफ्यूजी सिर्फ मुहाजिरीन नहीं थे, कुछ ने मिलकर एंटी रवांडा रेबल ग्रुप्स बना लिए। कॉन्गो के अंदर कई छोटी छोटी मिलिट्रीज बन चुकी थी। विलेजेस के लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए सेल्फ डिफेंस फोर्सेस तैयार कर ली, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स कर चुकी थी, स्टेट उन तक पहुंच नहीं रही थी। ये रेबल ग्रुप्स नहीं थे, ये पॉलिटिकल फैक्शंस भी नहीं थे, ये बस अपनी कम्युनिटीज को बचाने वाले लोकल लोग थे। अपने इलाकों के अनऑफिशियल पुलिस बन गए थे। बेसिकली अपनी हिफाजत के लिए सारे विलेजेस ने अपनी अपनी फोर्सेस बना ली थी। 2003 में ग्रेट अफ्रीकन वॉर खत्म होती है, सारे ग्रुप्स एक पीस डील पे आ जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी अपना पहला कदम रखती है, लेकिन फेल हो जाती है। दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक इलेक्शन जीत के कॉन्गो में हुकूमत बनाती है, जबकि दूसरी पार्टी ईस्ट कॉन्गो की तरफ भागती है और एक नई रिबेलियन शुरू कर देती है, जिसे ज्यादातर लोग रवांडा बैक्ड रिबेलियन मानते हैं। अब कॉन्गो की गवर्नमेंट उस वक्त बहुत ही कमजोर थी। ये गवर्नमेंट एक जंग के बाद निकल कर आई थी और इसकी आर्मी सिस्टम खुद एक अजीब पैचवर्क था। अलग अलग आर्म्ड ग्रुप्स को मिलाकर एक जॉइंट आर्मी बना दी गई थी। बेसिकली एक प्रॉपर आर्मी के स्टैंडर्ड्स पे ये बिल्कुल कोहेसिव नहीं थी। अब जब नई रिबेलियन शुरू हुई, गवर्नमेंट के पास खुद लड़ने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, तो उन्होंने किसकी तरफ देखा? उन डजन्स छोटे छोटे मिलिट्री कम्युनिटीज की तरफ जो पहले अपनी लोकल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट कर रही थी, जिसे एक तरह का लोकल पुलिस सिस्टम माना जाता था। गवर्नमेंट ने इन मिलिट्रीज को अप्रोच किया, तुम्हारे पास फाइटर्स हैं, आओ हमारे रिबेलियन से लड़ने में मदद करो, हम तुम्हें वेपन्स और सपोर्ट देंगे। इन छोटे छोटे मिलिट्रीज को हथियार मिलते रहे, एम्यूनिशंस मिलती रही और इसी तरह गवर्नमेंट ने ईस्टर्न कॉन्गो में उन्हें पावर किया ताकि रिबेलियंस के साथ लड़ा जा सके। शॉर्ट टर्म में ये प्लान चल गया, गवर्नमेंट ने रिबेलियंस के एडवांस को रोक दिया और आखिरकार 2009 में एक नया पीस डील हुआ। लेकिन जो हथियार और एम्यूनिशन मिलिट्रीज को दिए गए वो आज तक वहाँ हैं और वही आगे जाके एक नए क्राइसिस की बुनियाद बन जाते हैं। अब ये ग्रुप्स और ज़्यादा आर्म्ड हो चुके थे, गवर्नमेंट्स के लिए सालों लड़ने से और ज़्यादा हार्डन बन चुके थे। अब ये छोटी छोटी डिफेंस मिलिट्री सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं बल्कि पावर और ग्रोथ के नए मौके देख रही थी। सबसे बड़ी वजह कि इतने ज़्यादा ग्रुप्स क्यों हैं वो है कॉन्गो की स्टेट का वहाँ पे ना होना। ईस्ट कॉन्गो के हर गांव को अपनी सिक्योरिटी खुद हैंडल करनी पड़ती थी और इसीलिए हर गांव में अलग अलग मिलिट्रीज उभरती रही। कुछ इतने रिमोट गांव हैं कि वहाँ के लोगों को ये तक मालूम नहीं था कि उनके पुराने प्रेसिडेंट कबीला की डेथ हो चुकी है। ये टिपिकल सिविल वॉर जैसा नहीं है जहाँ एक तरफ हुकूमत और दूसरी तरफ अपोजिशन है। यहाँ अंदाजन 100 से ज़्यादा आर्म्ड ग्रुप्स हैं। इनका गोल हुकूमत को गिराना नहीं, वो इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं, इनका गोल है बस सर्वाइव करना।
रिसोर्सेज निकालना और अपनी जगह बनाए रखना। एक ऐसी जनरेशन तैयार हो गई है जो सिर्फ लड़ना जानती है। जब स्टेट नहीं होती, लोग इन मिलिट्रीज को बुलाते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करती हैं। कॉन्गो में हर तरह के फाइटर्स हैं। कुछ बहुत प्रोफेशनल लगते हैं, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स, प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ, और कुछ बहुत ही पुअर, रेन बूट्स, फुटबॉल जर्सीज पहने हुए और पुराने एके घूमते हुए। और यही ले आता है हमें आज के कॉन्गो के हाल तक, जहाँ ना कोई फ्रंट लाइन है ना ही दुश्मन। सवाल यह है, इन ग्रुप्स का गोल क्या? अगर आप किसी ग्रुप से जाकर पूछेंगे, वो कहेंगे हम अपनी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं कम्युनिटीज़ के लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ, शुरू में ये हमारे बेटे भतीजे थे, लेकिन अब वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। अब ये ग्रुप्स अपने सर्वाइवल के लिए फोर्सफुल रिक्रूटमेंट करते हैं, लोगों से पैसे निकालते हैं, टैक्स लगाते हैं। लेकिन कौन सा टैक्स? गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है ताकि कंट्री चल सके, लेकिन ये मिलिट्रीज टैक्स इकट्ठा करती है ताकि अपनी पॉकेट्स भर सकें। इन ग्रुप्स को जो कुछ भी मिल सकता था उस पर टैक्स लगा देते हैं। गाय, लकड़ी का कोल, मार्केट के स्टॉल्स, मोटर बाइक पे गुजरता हुआ बंदा, सब पे टैक्स। एक रिपोर्ट का टाइटल था एवरीथिंग दैट मूव्स विल बी टैक्स्ड। गोल्ड शायद इस कॉन्फ्लिक्ट का असली सबब नहीं है, लेकिन ये वॉर इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। इसी से इन ग्रुप्स को फंडिंग मिलती है और इसी से पूरी चेन ग्लोबल इकोनॉमी कनेक्ट होती है। ये वही आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो पहले सेल्फ डिफेंस के लिए बनाए गए थे, फिर गवर्नमेंट से हथियार और एमुनिशंस मिले रिबेल्स को रोकने के लिए, और अब वही फायर पावर पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ईस्टर्न कॉन्गो के किसी गोल्ड डिगर के पास अगर 50 ग्राम्स गोल्ड है तो वो वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी अमाउंट है। उसे बेचने के लिए उसे प्रोटेक्शन भी चाहिए और पैसे देने वाला बायर भी, और यहाँ से पूरा सेक्टर मिलिटराइज्ड हो जाता है। अब थोड़ा और जूम करते हैं ताकि देख सकें कि वॉर इकोनॉमी कैसे घूम रही है और कैसे ईस्टर्न कॉन्गो के एक पहाड़ी से निकला हुआ गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचता है। लाखों लोग टिन, टंक्शन और सबसे ज्यादा गोल्ड के लिए खुदाई कर रहे होते हैं। हजारों जवान आदमी खतरनाक हालात में सिर्फ बेलचियों, पतीलों और कभी कभी अपने हाथों से मिट्टी से गोल्ड निकालते हैं। ये माइंस काफी मिलिटराइज्ड हो चुकी हैं। वहाँ सोल्जर्स होते हैं जो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन बदले में पैसे लेते हैं। जो गोल्ड निकल जाता है वो भी रॉ होता है, पाउडर, फ्लेक्स या छोटे छोटे नगेट्स, और फिर ये अपना सफर शुरू करते हैं बड़े शहरों की तरफ। लेकिन ये सफर डजन्स अलग अलग ग्रुप्स और टेरिटरीज से गुजरता है। कॉन्गो की रोड्स पर मौजूद हैं रोड ब्लॉक्स। इनकी तादाद हजारों में है। हर रोड ब्लॉक पे एक आर्म्ड ग्रुप होता है और वो हर गुजरते ट्रक, बाइक के आदमी से कट लेता है। आप एक छोटी से हट में जाते हैं, वहाँ पे एक्सपेक्टेड अमाउंट दी जाती है, थोड़ी बार्गेनिंग होती है, लेकिन सबको मालूम है कि कितना देना होगा। और ये सिर्फ गोल्ड तक लिमिटेड नहीं, गाय, माल या सिंपल मोटर बाइक पे भी टैक्स होता है। यानी वही लाइन, एवरीथिंग दैट मूव्स विल बी टैक्स्ड। एक मेजर सिटी तक पहुंचने से पहले आपको 50 से 60 रोड ब्लॉक्स क्रॉस करने पड़ते हैं। एक मोटर बाइक से कुछ डॉलर्स लिए जाते हैं, लेकिन एक बड़े ट्रक क्रॉस करने के लिए एक सिंगल चेक पॉइंट पे $700 तक पे कर देता है। वहाँ एक सोल्जर खड़ा होता है, कॉन्गोलीज गवर्नमेंट का मिलिट्री सोल्जर। यानी ये सिस्टम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। टर्न्स आउट गवर्नमेंट मिलिट्री भी इसी सिस्टम का पार्ट है। वो भी रोड ब्लॉक्स लगाते हैं, इलीगल टैक्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये पैसा स्टेट ट्रेजरी में नहीं जाता। ये पैसा उनके पर्सनल नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लोकल कमांडर्स, पुलिस, दूसरे आर्म्ड ग्रुप्स या इवन कैपिटल के ऑफिसर्स तक जो अपना हिस्सा लेते हैं। ये सोल्जर्स जो रोड ब्लॉक्स पर खड़े हैं टेक्निकली गवर्नमेंट के हैं, लेकिन सैलरी कम मिलती है। अपनी कमाई के लिए चेक पॉइंट्स लगाते हैं और इलीगल टैक्स कलेक्ट करते हैं। सिस्टम में कोई एक पावर इतनी स्ट्रांग नहीं जो पूरी स्टेट को कंट्रोल कर सके। सब अपने अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से सिस्टम टूटकर टुकड़ों में बंट चुका है। 2021 से 2023 तक मिलिट्री भी गोल्ड माइंस वाले एरियाज में इंटरफेयर करती है अपने रोड ब्लॉक्स, थ्रेड्स और इलीगल टैक्सेस के लिए, मगर पैसा स्टेट तक नहीं, अपनी पॉकेट्स और अलायंसेस तक जाता है। अब गोल्ड का सफर शुरू होता है। ट्रक 50 से 60 रोड ब्लॉक्स क्रॉस करता है, बॉर्डर तक पहुंच जाता है। गोल्ड छोटा है, इसीलिए इजीली पॉकेट में चुभता है और बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं लोग। ज्यादातर गोल्ड रवांडा या युगांडा जैसे एरियाज में जाता है, जहां ये रिफाइन होता है। युगांडा में एक बेल्जियम बिजनेसमैन की रिफाइनरी में गोल्ड प्रोसेस होता है। वो यूएस सैंक्शन लिस्ट पे है क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड के इलीगल ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट है। युगांडा की गोल्ड एक्सपोर्ट 2014 में $5 मिलियन थी, जो 2023 तक बढ़कर $2.5 बिलियन हो गई। मल्टीनेशनल कंपनीज को भी कॉन्गो के रिसोर्सेज सस्ते में चाहिए होते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से डील करने के बजाय लोकल आर्म्ड ग्रुप्स के जरिए काम करते हैं। रवांडा में भी वही होता है। गोल्ड आर्मी कंट्रोल रिफाइनरी में रिफाइन होता है, फिर ये गोल्ड दुबई ले जाया जाता है। दुबई कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड का ग्लोबल हब है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड पे कोई टैक्स नहीं। यहाँ सारा गोल्ड मिक्स हो जाता है और ओरिजिन क्लीन कर दिया जाता है, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। यही गोल्ड दुबई से रशिया, यूरोप तक फैलता है, क्योंकि कॉन्गो के मिनरल्स पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रिक कार से लेकर सैटेलाइट्स तक। लेकिन अब वापस कॉन्गो चलते हैं, क्योंकि असली कहानी ये है कि ये सिस्टम ख़त्म क्यों नहीं होता।
डेकेड से माइंस, सोल्जर्स, रोड ब्लॉक्स, आर्म्ड मिलिट्रीज, ये सिस्टम चल रहा है। ये वॉर इकोनॉमी वैल्यू क्रिएट करती है वॉरलॉर्ड्स, पावर ब्रोकर्स और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। ओबामा की कॉन्फ्लिक्ट मिनरल एक्ट 2010 के बाद जब कंपनीज ने कॉन्गो से मिनरल्स लेना टेम्परेरी बंद कर दिया, तो वहाँ के माइनर्स और लोगों पर ज़्यादा मुश्किल वक्त आ गया, क्योंकि अब उनसे कोई खरीदने वाला नहीं था। आज भी कॉन्गो की वॉर इकोनॉमी चल रही है और अब इसमें रीजनल पावर्स का रोल और भी ज़्यादा हो गया है। रवांडा ने पास 30 सालों में ईस्टर्न कॉन्गो में कई बार आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट किया है। 2024 में रवांडा गवर्नमेंट के मुताबिक $1.5 बिलियन का गोल्ड एक्सपोर्ट हुआ, जबकि पूरे रवांडा का बजट $4 बिलियन है। यानी मिनरल से पैसे कमाना पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है। कॉन्गो की कहानी शुरू से ही एक फेल्ड स्टेट की कहानी है। 1885 से लेकर आज तक यहाँ बच्चे इसी सिस्टम में पैदा हुए। उनके लिए वायलेंस एक नॉर्मल जिंदगी है। अब जब तक स्टेट खुद वायलेंस में इन्वेस्टेड है, एलिट्स, वॉरलॉर्ड्स और नेबरिंग कंट्रीज अपना हिस्सा लेते रहेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज भी इसी अनस्टेबल सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। सोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब एक ऐसी स्टेट डेवलप हो जो बेसिक चीज़ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म जनरेशनल चैलेंज है जो बाहर से नहीं, अंदर के लोगों से सॉल्व होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।